नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस की एक तेज़ तर्रार नेत्री जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वर्तमान में उनके पास दायित्व हैं, वो है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कोऑर्डिनेटर, साथ ही नारी शक्ति ऑल इंडिया अध्यक्षा भी हैं। आज वो यहाँ पर चारों वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में अपील करने आई हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। विद्या जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं विद्या नेगी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कोऑर्डिनेटर, आज इस स्टूडियो में आपके सामने इसलिए आई हूँ, जो जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं मनाली विधानसभा के अंतर्गत आते हैं 4 वार्ड, जिसमें वशिष्ठ, लराकेलो, नसोगी और डुगीलग, इन चारों उम्मीदवारों के समर्थन में यहाँ आई हूँ, जिसमें हमारे वशिष्ठ वार्ड से श्रीमती मनोरमा बोध जी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह टेलीविज़न है, और लराकेलो वार्ड से अरुणा ठाकुर जी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह भी टेलीविज़न ही है, और हमारे नसोगी वार्ड से श्री वीर सिंह ठाकुर जी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह बल्लेबाज है, क्रिकेट खेलता हुआ एक खिलाड़ी, और हमारा डुगीलग जो वार्ड है वहाँ से श्रीमती दीपिका जी हैं जिनका चुनाव चिन्ह भी टेलीविज़न है जी। तो आज आप यहाँ पे इन सभी के समर्थन में लोगों से अपील करने आई हैं, पर इसी बीच हम आपके साथ कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, जिसमें हमारी कुछ चर्चा परिचर्चा होगी। इसी कड़ी में मेरा पहला जो सवाल है विद्या जी, वो नसोगी वार्ड से है, क्योंकि आप भी वहीं की स्थायी निवासी हैं। नसोगी वार्ड से आप संबंध रखती हैं। ऐसे में नसोगी वार्ड की जो जिला परिषद सदस्य पद की जिन्होंने दावेदारी पेश की है, वीर सिंह ठाकुर जी, हम सभी को याद है कि जब आप चुनावी मैदान में उतरी थी तो उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया था। तो इस बार आप किस तरह से जो है भूमिका निभा रही हैं? आज जिस तरह से वीर सिंह जी ने मेरे लिए काम किया था, उसी तरह से आज मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, हर गांव, हर वार्ड स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। जी। तो ऐसे में आपको क्या रुझान मिल रहा है? क्योंकि अगर हम सभी इस बात से परिचित हैं कि नसोगी वार्ड की जहां हम बात करते हैं तो वहां पे पिछले 20 सालों से भाजपा समर्थित ही कैंडिडेट को जो है वो विश्वास पात्र माना गया है और उन्हीं को वोट दिया गया है। ऐसे में क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा? मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, ये रिकॉर्ड तो शायद पिछली बार ही टूट जाता अगर मेरी जो स्थानीय पंचायत थी, मेरी घर की जो पंचायत थी शनाग और ओल्ड मनाली, वहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके बाइकआउट किया गया था। ये रिकॉर्ड तो शायद पिछली बार टूट चुका होता, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड ज़रूर टूटेगा, क्योंकि हम जब भी गांव में जाते हैं, बाढ़ के या बाढ़ से नीचे अगर हम हैमलेट यानी कि छोटे छोटे हैमलेट बने हुए हैं 4-5 घरों के, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ लोगों से हम बात करते हैं, तो हमारे जो उम्मीदवार इस बार नसोगी वार्ड से हैं वीर सिंह जी, वो वैसे भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक क्रांतिकारी युवा हैं जो इस तरह के बहुत सारे कामों को पहले भी कर चुके हैं। युवाओं का बहुत रुझान उनकी तरफ है और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं। उनको ये लगता है कि वीर सिंह जी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उनकी एक बुलंद आवाज़ भी बनेंगे। जैसे कि आपको पता है वो टोल प्लाजा के मुद्दे को उठा चुके हैं। कोरोना काल में लगभग 700-800 लोगों को वो खाना भी खिला चुके हैं, और इसके अलावा गौशाला से संबंधित है कि गौशाला में बहुत सारे बेसहारा पशु घूमते थे, खाना नहीं था, लोग अपने अपने घरों में थे। जब इंसान को खाना नहीं था तो जानवरों को भी खाना कहाँ से मिलता? तो उन्होंने उस दौरान जो है वहाँ जानवरों को, पशुओं को, हमारे जो पालतू पशु हैं उनको जाके खाना पहुँचाया है, चारा पहुँचाया है। रोज़ मैंने देखा कि 2-2 गाड़ियाँ जो वो वहाँ पहुँचाते थे। इसके अलावा चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो या किसी व्यक्ति विशेष की मदद करने की बात हो, तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। जी, मगर आपने यहाँ पर बात की कि किस तरह से पिछली बार ही आपको लगता है कि जो ये रिकॉर्ड है वो टूट सकता था, पर ऐसे में एक बार फिर से जो पिछली बार स्थिति बनी हुई थी वही स्थिति हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस के बीच मतभेद फिर से उभर कर नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये चुनाव है, भले ही ये पंचायती राज के चुनाव है, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, अभी महाभारत में आपने सुना था ना, अर्जुन का लक्ष्य था कि जब उनको कहा गया था कि आपको मछली की आंख को भेदना है, तो उसी तरह से अभी हमारा लक्ष्य भी चुनाव है और हमने सिर्फ चुनाव पर अपनी आंख को गड़ाया हुआ है। हमें आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी,
ये बहुत अच्छी बात है विद्या जी कि आपका उद्देश्य की तरफ आपका जो है वो ज़्यादा ध्यान है। पर ऐसे में ये बात भी तो जो है वो इग्नोर नहीं की जा सकती कि तीसरे उम्मीदवार से कहीं न कहीं नुकसान होने की भी गुंजाइश है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मेरा हमेशा से ये रहा है, किसी को किसी की बुराई करके या किसी की लाइन को काट कर मुझे अपनी लाइन बड़ी नहीं करनी है। अगर मुझे अपनी लाइन बड़ी करनी है तो मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना होगा जिससे कि मेरी लाइन बड़ी हो जाए और दूसरी लाइन छोटी पड़ जाए। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। किसी की आलोचना करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने उद्देश्य पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाए। ऐसे में मेरा अगला सवाल ये है कि आज आप पंचायत स्तर पर हर गांव में जा रही हैं। मैंने जहाँ तक देखा है तो सिर्फ नसोगी वार्ड ही नहीं बल्कि वशिष्ठ वार्ड से भी आपने जो है मनोरमा जी के साथ कदम बढ़ाए हैं, आप गांव-गांव गई हैं। ऐसे में आप लोगों से वहाँ पर क्या वादे कर रहे हैं? कांग्रेस वहाँ पे लोगों के किस तरह के विकास की बात कर रही है? क्या आयाम स्थापित करेंगे आप अगर ज़िला परिषद सदस्य चारों अगर आप जीत जाते हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ, तो क्या आयाम स्थापित करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये पंचायती राज के चुनाव हैं। आपको पता है कि पंचायती राज के चुनाव जो वो कभी चुनाव चिन्ह पे नहीं होते हैं, सिंबल पे नहीं होते, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। तो जितने भी हमारे चारों जो उम्मीदवार हैं अभी क्षेत्र में है, फील्ड में है चुनाव के लिए, वो चारों अपने आप में बहुत ही सक्षम और योग्य हैं। सब ने इस क्षेत्र में पहले भी काम किया। मनोरमा जी की बात करूंगी, वो भी पहले समिति चेयरमैन रह चुकी हैं और बहुत से कार्यों को अंजाम दे चुकी हैं। अरुणा जी भी इससे पहले प्रधान रह चुकी हैं और दीपिका जी भी पिछली बार चुनाव लड़ चुकी हैं, काफ़ी अनुभव है। उनके जो पिता हैं वो लड़ा पंचायत के प्रधान रह चुके हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों का अनुभव है। और वीर सिंह जी तो वैसे भी सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं और बहुत सारे कार्यों को करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनका अनुभव है, उनकी योग्यता है, उसी के आधार पे हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं। रही बात वादों की, तो हम ये नहीं कहते कि बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए, लेकिन जो जनता की ज़रूरत है, जनता की जो प्राथमिकता है, पंचायती राज की अगर मैं बात करूं, अभी तक शायद हमें सही मायनों में पंचायती राज की समझ नहीं आई है। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है जो 73rd अमेंडमेंट के बाद तय किया गया, जिसमें पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, जिसमें पंचायत के दायरे में आने वाला क्षेत्र और ब्लॉक समिति के दायरे में आने वाला क्षेत्र और जिला परिषद के क्षेत्र में आने वाला दायरे में आने वाला क्षेत्र, उसके लिए योजनाएं बननी है अलग से। और हमारा पहला प्राथमिकता ये रहती है, अगर हमारी जिला परिषद इस बार बनती है तो हम जिला परियोजना की जो बात की जाती है, इसमें पंचायती राज में एक प्रावधान है माइक्रो प्लानिंग का, यानी कि गांव कहें या हम गांव से नीचे वार्ड कहें, हम वार्ड स्तर पर लोग अपनी योजना स्वयं बनाएं और उसी योजना की प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन किया जाए, यानी कि एग्जीक्यूट किया जाए। तो सबसे पहला यही रहेगा कि जनता की जरूरत के आधार पे काम किए जाएं। जी, तो विद्या जी, आपने जो ये टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पर हमारे बीच में पंचायती राज को लेकर रखे हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव हमें लगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो मुझे लगता है कि इस बात का पता भी नहीं है कि पंचायती राज किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से उसका जो है वो ढांचा है। क्योंकि पंचायती राज, मैं एक बात काटूंगी, पंचायती जो पंचायत है, पंचायत लोगों के नजदीक सबसे बड़ी इकाई है और पंचायत में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों है, दोनों अधिकार है जो इसके बाद कहीं भी नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेटिव की बात करें चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें। जी, तो इस वक्त विद्या जी, अगर मैं पंचायती राज से थोड़ा सा हट के मेरा जो अगला सवाल है वो रहेगा, क्योंकि जब कांग्रेस की आप जैसी तेज तरार नेत्री इस तरह के साक्षात्कार में सामने हो तो हम भी ऐसे सवाल पूछने से चूकने तो नहीं वाले। तो इसी बीच मेरा सवाल ये है कि सत्ता पक्ष के हमेशा से जो है ये आरोप ही मैं कहूँगी एक तरह से ये रहे हैं कि कांग्रेस दावा करती है कि उसने बहुत से कार्यों को, चाहे वो अटल टनल हो या 4 लेन हो, कि उसकी नींव रखी है या मैं कहूँ कि आधारशिला रखी है, पर उनको पूरा करने का कार्य कहीं ना कहीं हमने किया है। उनका कहना है कि आपके कार्यकाल में वो कार्य ठप ही रहे और जब वो आए तो ये कार्य सारे हुए हैं। और अगर देखा जाए तो वाकई ही उद्घाटन और उनकी जो मैं कहूँ पूरी तरह से लोकार्पण इसी समय में हुआ है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकार्पण या फिर हम कहें कि उद्घाटन तभी होगा जब उसका शिलान्यास होगा, मकान पूरा तभी होगा जब उसकी नींव पड़ेगी। सबसे पहले मैं अटल टनल जी की जो बनी है उसकी बात करूं तो मोरावियन मिशन था एक सन 1960 में, जिसने इस पर एक बात शुरू की थी 1960 में। उसके बाद इसके विचार की नींव
जो मैं बात कह रही हूँ वो है विचार की नींव। इसके विचार की नींव स्वर्गीय हमारी जो प्रधानमंत्री रही हैं पूर्व में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और लाहौल स्पीति की जो विधायक रही हैं लता ठाकुर जी, उन्होंने जो ये सुरंग बनाने का जो विचार की नींव रखी है। उसके बाद 2000 के करीब, शायद 2000 में अटल जी ने इस बात को थोड़ा सा, इस विचार को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी नींव जो है, इस पर जो कार्य किया है, इस पर जो फंड आवंटन करने का जो कार्य किया है, वो यूपीए की सरकार ने किया है। और 28 जून 2010 को इसकी नींव कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रखी थी, और जिसका लक्ष्य था, जिसमें 1500 करोड़ के धन का प्रावधान किया गया था। इस पर जिसका निष्पादन, जिसका इस कार्य को पूरा जो होना था वो 2004 सालों में 2014 में होना था, लेकिन सेरी नाला के करीब कुछ टेक्निकल हमें जो हमने जाना बाद में कि वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे, पानी का दलदला होने की वजह से ये थोड़ा बढ़ गया, और इसकी कॉस्ट भी जो लगभग 4000 करोड़ तक जा रही थी, तो शायद 3500 करोड़ कुछ, और इसके बाद 2014 में पूरा होना था, लेकिन ये 6 साल बाद जो है अब पूरी हुई है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि किस कार्यकाल में कितना वक्त लगा और कैसे ये पूरी हुई। और आज अगर लोकार्पण की बात हो रही है, अगर आज ये कहते हैं कि अटल टनल हमने बनाई है, तो इस बात को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता कि उसकी शुरुआत के 4 साल का जो कार्य आधे से ज्यादा हो चुका था, वो यूपीए की सरकार ने ही किया था। वैसे मुझे लगता है कि इस स्तर पे ये बात कहीं मायने नहीं रखती, हमारे पंचायती राज के इलेक्शन है जी, मायने तो नहीं रखती, पर हमारे जो माहौल रहता है विद्या जी, ये सवाल मेरा हर कैंडिडेट से है, और जब आप जैसे नेत्री मेरे सामने हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे आपसे भी करना चाहिए कि जो ये पार्टी समर्थित उम्मीदवार होते हैं, किसी राजनीतिक दल समर्थित उम्मीदवार होते हैं, वो हमारे पंचायती राज में तो कहीं व्यवस्था नहीं है। हालांकि जिला परिषद में जो है पार्टी समर्थित उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, पर जब बात प्रधान और पंच की आती है, तो ऐसे में भी जब लोग किसी विचारधारा के बारे में सोचकर उस आदमी को उस विचारधारा के साथ जोड़कर उसका आकलन करते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये आमतौर पर देखा जाता है। देखिए, पंचायती राज में पहले भी कह चुकी हूँ कि सिंबल पर ये चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन समर्थित कहा जाता है। विचारधारा तो हर एक की होती है, हर एक व्यक्ति जो ये नहीं कह सकता है कि मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूँ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन पंचायती राज में जहाँ तक मैंने आज तक देखा है कि लोगों ने पार्टी सिंबल को साइड में रखकर या अलग रखकर लोगों की योग्यता, क्षमता, उसके आधार पे लोगों को चुना है, चाहे वो वार्ड स्तर की बात हो या फिर समिति पंचायत स्तर की बात हो या फिर समिति के स्तर की बात हो या फिर जिला परिषद स्तर की बात हो। जी विद्या जी, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह के रुझान जो है वो समस्त, मैं कहूँ मनाली विधानसभा से या फिर हम कहीं की भी बात ले लें, तो इस वक्त उनको रुझान हर तरफ से वो ज़्यादा मिल रहा है। इसमें अगर उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं, उनके उम्मीदवारों की बात करूं, तो उनका मनोबल काफ़ी बड़ा हुआ है। ऐसे में आप क्या हमें रिपोर्ट दे सकती हैं कि कांग्रेस समर्थित जो चारों वार्डों के हमारी कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या रुझान मिल रहा है? क्योंकि डोर टू डोर प्रचार प्रसार तो हो रहा है, ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। मैं ये कहूँगी कि रुझानों का पैमाना क्या है वो मुझे भी मालूम नहीं है, और ना ही शायद अगर हम ये कहें कि हमारे उम्मीदवारों के विरोध में है, उनका पैमाना क्या है, क्योंकि हम जब जाते हैं हमें दिखता है कि लोगों का रुझान हमारी तरफ बहुत ज़्यादा है और लोग अब बदलाव चाहते हैं। जी, महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो आप खुद एक महिला हैं, एक तेज़ तरार नेत्री हैं, अपने विचारों को जो है वो मुखर तरीके से सबके सामने रखने में विश्वास रखती हैं। ऐसे में हम इस बार देख रहे हैं कि एक, मैं कहूँ कि चारों वार्डों में जो है 3 वार्डों में महिलाएं एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं, जहां हम देख रहे हैं, और महिलाएं जो है उन्हीं को इस बार 50% तक हम देख रहे हैं कि आरक्षण के तहत उनको ही इस बार बाजी मारने का मौका मिला है। ऐसे में आप तो घर घर जा रही हैं, महिलाओं में क्या माहौल है, या फिर मैं कहूँ कि महिलाएं किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं? देखिए, पंचायती राज में महिलाओं को अभी 50% आरक्षण है, जिसके तहत 50% महिलाएं जो है पंचायती राज में चुनाव लड़ रही हैं जी। और एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं का एक राजनीतिक सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो रहा है, जिसमें ये देख रहे हैं कि महिलाएं क्षेत्र में निकल रही हैं, प्रचार कर रही हैं अपना,
तो और भी अन्य महिलाओं में एक उमंग सी जगती है कि महिलाएं आगे निकल रही हैं, चुनाव जीतेंगी, कल को मुझे भी ऐसे बनना है। जी। तो इस तरह का एक उमंग और एक विश्वास जग रहा है, ये जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा महिला होने के नाते में जितनी भी हमारी महिला उम्मीदवार इस बार चुनाव में है, वो महिलाएं खासकर से, क्योंकि मैं छोटा सा बात ये कहूँगी, आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का मतलब है कि महिला आरक्षित है तो वो महिला अपने महिला वर्ग के लिए क्या सोचती है, जी। वो महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे। स्पेशली अभी तक महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, लेकिन चाहे हम जितना मर्जी सशक्तिकरण बोल लें, लेकिन सही मायनों में अभी सशक्तिकरण नहीं है, क्योंकि महिलाएं अभी तक निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। हमारी सोर्सेज तक पहुंचे लेकिन हम अभी तक उनके निर्णय नहीं लेते। तो हमारी महिला उम्मीदवार इस बार सबसे पहले लोगों को आर्थिक स्तर पर सशक्त करने के लिए ज़्यादातर काम करेंगी, क्योंकि आप देखती हैं कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी पैदावार ऐसी होती है जिसके आधार पर लाइवलीहुड को खड़ा किया जा सकता है। विद्या जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम जो है उनके स्वयं रोजगार की तरफ जा रहे हैं, पर इससे पहले भी एक और बिंदु है जिस पे मैं आपकी जो है वो विचार जानना चाहूँगी। यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण तो मिल जाता है, पर महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जहाँ पे वो अपनी पंचायत के लिए फैसले खुद ले पाएँ। अक्सर प्रधानपति और पंचपति देखे जाते हैं। इस संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो किस तरह से महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है? देखिए, इस संदर्भ में इसमें महिलाओं को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण होते हैं, उनको उनके जो कानूनी अधिकार हैं उनकी जानकारी भी दी जाती है। रही बात कि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 1995 के बाद जब भी महिलाएं पंचायती राज के तहत पंचायतों में पहुंची हैं तो बहुत सी महिलाओं ने अपनी पंचायत के फैसले लेना अपने आप शुरू कर दिया है। लेकिन हजारों सालों से जहां महिलाएं हमेशा दबी रही हैं, उस श्रृंखला को टूटने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्दी आने वाले समय में महिलाएं वहां पे जरूर होंगी जहां भी अपने आप निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करेंगी। इसी में मैं आगे बात जोड़ती हूँ कि महिलाएं निर्णय तभी ले पाएंगी जब वो आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो। अभी तो उनके पास आर्थिक स्तर पर वो सुदृढ़ नहीं है, क्योंकि जब आर्थिक स्तर पर वो सुदृढ़ होंगी तो वो निर्णय लेने की क्षमता भी रखेंगी। अभी तो महिला ना तो मायके में मालिक है और ना ही ससुराल में मालिक है। अब जब महिलाओं की जेब में पैसा आएगा तो महिलाएं अपने निर्णय लेना स्वयं शुरू कर दूंगी और जहां निर्णय ले जाते हैं वहां बैठने की वो काबिल भी बनेंगी। विद्या जी, इसमें मेरा साथ में मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगी कि स्वरोजगार की जहाँ हम बात करते हैं, हमारी महिलाओं में बहुत हुनर है। चाहे हम बुनाई कताई से लेकर अचार बनाने से लेकर किसी भी चीज़ को ले लें तो बहुत ज़्यादा हुनर है। और ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि वो कमाती नहीं है। बुनाई के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो बाज़ार में अपनी जुराबों को बेचकर, स्वेटर्स को बेचकर, पट्टुओं को बेचकर वो कमा भी रही हैं। पर एक प्रॉपर मार्केट चैनलाइजेशन की ज़रूरत है। क्या इस पे कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं इससे पहले मैं अभी यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक ऐसा फेडरेशन हमने खड़ा किया था जिसमें महिलाएं अचार बनाती हैं और अचार बनाए उनकी मार्केटिंग में उनकी मदद की कि उनके आउटलेट कहाँ कहाँ होंगे, तो जिसके माध्यम से महिलाओं की, हर एक महिला की जेब में पैसा जा रहा है। अगर वो आंवले का अचार बना रही हैं तो आंवले के अचार बनाने से उनकी जेब में पैसा भी जा रहा है, लेकिन उस गाँव का जो वाइल्ड आंवला था वो भी बच रहा है, वो कट नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनको पैसा अब मिलेगा। तो अभी यहाँ भी हमारी जो उम्मीदवार महिलाएं हैं उनकी सोच भी यही है, हमारी सोच भी यही है कि आने वाले समय में यहाँ की जो हुनरमंद महिलाएं हैं उनके हुनर को थोड़ा और निखारा जाए। और बहुत सारी योजनाएं इसके लिए हैं, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन प्रॉपर जानकारी महिलाओं तक ना पहुंचने की वजह से उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कि महिलाओं को जोड़ा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के लेने के बाद उनके मार्केटिंग कैसे हो वहां तक उनके एक प्रॉपर चैनल बनाने की मदद की जाएगी। ऐसे में वाकई बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिनका फ़ायदा अगर अच्छे से उठाया जाए तो बहुत ज़्यादा विकास किया जा सकता है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, स्वयं रोजगार की बात करें या अन्य बात करें। ऐसे में जो जिला परिषद सदस्य होता है वो कई पंचायतों की देखरेख करने वाला होता है, जो कि एक माध्यम का काम करता है। ऐसे में जिम्मेवारी भी दुगनी हो जाती है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अभी तक जितनी भी FRC पंचायत लेवल तक बनी है, अभी तक उन्हें ये जानकारी नहीं है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या,
ये किस लिए है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे उम्मीदवार अगर जिला परिषद में पहुंचते हैं, जो डीएलसी है उसके माध्यम से प्रॉपर जानकारी हमारी एफआरसी तक पहुंचे और उनको जंगलों के ऊपर उनके जो अधिकार हैं उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी उनको मिले और उन अधिकारों को वो ले सकें। जी। अभी तक जिन अधिकारों को हम नहीं ले पाए हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात कही है। और बात सिर्फ इसी एक्ट की क्यों विद्या जी, अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन यही होता है। सरकार की नीतियाँ हैं, स्कीम्स हैं, जिनका फ़ायदा हमारे पंचायत स्तर पर जो है जनमानस ले सकता है, कहीं ना कहीं वो एक माध्य ढीला पड़ जाता है। लोगों को उचित जानकारी नहीं मिलती तो उचित लाभ कैसे मिलेगा। ऐसे में जो ज़िला परिषद लोगों को चुनने हैं, उनका और भी ज़्यादा दायित्व बढ़ जाता है कि वो एक काबिल इंसान को ही चुने। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि इस वक्त बहुत सारी मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि मैं पंचायत प्रधान बनी थी तब ये सारी योजनाएं नहीं होती थी। हमें कहीं ना कहीं खड़े होके अपने लिए धन का प्रावधान करना पड़ता था, कि मिनिस्टर से मिलना पड़ता था, पूरे एक एक डेलीगेशन हमारा जाता था। लेकिन अभी तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो पंचायत के माध्यम से चल रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी, हाँ, यूपीए सरकार की एक बहुत बड़ी योजना मनरेगा है जिसको दरकिनार नहीं कर सकते। और मनरेगा में आज बहुत सारे काम ऐसे हो गए जिसमें प्रावधान है कि उस क्षेत्र, किसी भी पंचायत के क्षेत्र में पड़ने वाले व्यक्ति का जिसका रोजगार का जॉब कार्ड बना है उसको 100 दिन का रोजगार साल में वो प्राप्त मतलब दे उपलब्ध करवाए ही। लेकिन उसके लिए काम आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन 73rd अमेंडमेंट के बाद, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज का जो संगठन मतलब गठित किया गया, एक्ट बना, हर एक स्टेट ने अपने लिए एक अलग से एक्ट बनाया जिसमें ये प्रावधान है कि ग्राम सभा उसके द्वारा पंचायतें जो काम करेंगी वो ग्राम सभा तय करेगी। अब जब ग्राम सभा बहुत बड़ा मेला होता है तो उसमें फिर वार्ड स्तर की बात आती है कि उस गांव के लोग तय करेंगे कि कौन से काम होने हैं। अभी तो मनरेगा में बहुत सारे प्रावधान है, रास्ते बन रहे हैं, खेतों का सुधार हो रहा है, कोई गौशाला बन रही है, या कई तरह के काम हो रहे हैं। तो इस तरह के कामों को आइडेंटिफाई करना पंचायत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अगर प्रॉपर माइक्रो प्लानिंग की जाए, जिसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनली पंचायती राज में है। जी, आज आपने हमारी इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए, चाहे वो प्रधान है या मैं कहूँ जिला परिषद पद के लिए, लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए, योजनाओं की और नीतियों की कमी नहीं है, कमी है तो सोच और समझ के। ऐसे में आपको सही प्रतिनिधि जो है वो चुनना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं तो लोगों को बार बार यही कहूँगी कि इंसान की काबिलियत देखें, किस तरह से विकास कर सकता है, उसका दृष्टिकोण क्या कहता है, इस चीज़ पे ज़रूर बात करनी चाहिए। विद्या जी, अंत में मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगी कि आप हमारे जनता को एक अपील करें। इसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि इस वक्त हमारा विश्व जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसमें एक नया म्यूटेशन भी हुआ है, तो लोगों का डर भी जाहिर सी बात है। ऐसे में लोगों को जो है वो वोटिंग के लिए इंस्पायर करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है लोगों के लिए। वैसे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी विधानसभा इस क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप सब इस जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है इसमें अपने आप को सुरक्षित भी रखें। लेकिन जो भीड़ की बात है, आपने देखा होगा कि मनाली में पूरा भारत उठ के आ गया है। हम लोगों को घर पहुंचना मुश्किल हुआ, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इतना जाम लग रहा है। तो ऐसे में तो हम भीड़ की बात क्या करें, लेकिन रोज़गार की भी बात है। लोगों का रोज़गार भी टूरिज़्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि टूरिज़्म का क्षेत्र है, तो हम इसमें और क्या कह सकते हैं। पर यह है कि लोगों का डर वाजिब भी है, क्योंकि यहाँ का आदमी तो बाहर नहीं जाता, लेकिन बाहर के पूरी दुनिया जो है वो मनाली में आ गई है। ऐसे में आप सब अपने आप को सुरक्षित भी रखें, अपने आप को बचाए रखें, और साथ में आने वाले जो पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं 17, 19 और 21 तारीख को, अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमें एक 5 साल में एक अधिकार मिलता है कि जो हमारे लिए सही नहीं है तो उसे हटाने का हमें हक है। और यही ताकत आपके पास है, जिसके ताकत के बिना पर आप किसी को भी अपने पास झुका सकते हो और अपनी बात को मनवा सकते हो। तो मेरा आप सबके लिए यही संदेश रहेगा कि अपने मतदान का प्रयोग आप ज़रूर करें,
और 17, 19 और 21 तारीख को मतदान केंद्र तक अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ज़रूर जाएं। इसके साथ ही मेरे जितने भी हमारे चारों वार्ड हैं यहाँ पे, सभी चारों वार्ड के प्रबुद्ध जो मतदाता हैं उनसे मेरी विनम्र गुजारिश है कि हमारे जो 4 उम्मीदवार हैं, वशिष्ठ वार्ड से हमारी मनोरमा बोध जी, लराकिलो वार्ड से अरुणा ठाकुर जी, नसोगी वार्ड से बीर सिंह ठाकुर जी और डुगीलग वार्ड से हमारे दीपिका जी, उन सबको आप 17, 19 और 21 तारीख को अपने मत का प्रयोग करते हुए उन्हें अपना भरपूर समर्थन दें, उनकी योग्यता और क्षमता को ज़रूर देखें और उन्हें ज़रूर जिला परिषद में पहुंचने का मौका दें, क्योंकि अगर मौका मिलेगा तभी अपनी क्षमता सामने रख पाएंगे। आपका मौका देना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली मैं ये कहूँगी, मैं नसोगी वार्ड से हूँ और मैं नसोगी वार्ड की प्रबुद्ध जनता से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप 17, 19 और 21 तारीख को ज़रूर मतदान का प्रयोग करें और हमारे उम्मीदवार श्री वीर सिंह ठाकुर जी के पक्ष में अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें और उन्हें जिला परिषद में पहुंचने का मौका दें। धन्यवाद। विद्या जी, आज यहाँ पर हमने विशेष चर्चा की जिसमें हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आपने बहुत ही मुख्य बिंदु के बारे में यहाँ पे चर्चा की। साथ ही आपने कांग्रेस समर्थित सभी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी की। ऐसे में फैसला अब जनता को करना है, पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे स्टूडियो में मौजूद थी विद्या नेगी जी। आज इनके साथ यहाँ पर जो है विशेष चर्चा हुई, जिसमें इन्होंने अपील की लोगों से कि कांग्रेस समर्थित जो चारों कैंडिडेट्स हैं, लोग उन पे जो है एक बार भरोसा जताएं और उन्हें मौका दें। फैसला आपको करना है और फैसला चाहे जो भी हो, वोट ज़रूर करना है। बार बार मैं कहती हूँ कि मतदान महादान। अमीगोस ब्लिंक को ऐसे ही प्यार देते रहिए। ऐसे ही एक और उम्मीदवार के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।